हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित सर। और आज अभी तक मैंने हिंदी व्याकरण के कक्षा 10 के अंदर जो व्याकरण है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने ले लिया है। तो हमने सोचा कि चलो आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी गद्य के पहले चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या है? मित्रता। मित्रता किसने लिखा है? वो चलिए हम उन्हीं के जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। मित्रता को लिखा किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। अब सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ जानेंगे, ठीक है। उसके बाद इनका जो जीवन परिचय फुल डिटेल में कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इसमें इनके कुछ बेसिक्स समझते हैं। जैसे देखो, इनका जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1884 को। कहाँ हुआ था? तो बस्ती जिले के अगुणा नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम क्या था? पंडित चंद्रभाई शुक्ल था। वो क्या करते थे? वो जो थे वो एक साहित्यकार थे, ये समझो। और इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? वो हाई स्कूल में हुई थी। और इन्होंने इंटर की परीक्षा करना चाहे थे, पर इन्होंने आगे परीक्षा नहीं की। बाद में घर से ही स्वाध्याय से कई सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, जैसे कि मुख्यतः खड़ी बोली है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का इन्हें ज्ञान हो गया था। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुई थी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे चिंतामणि, रसमीमांसा, सूरदास, ये सब क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने साथ साथ एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। चलिए इसी के साथ हम चैप्टर को चालू करते हैं। तो ये चैप्टर चालू होता है। चैप्टर में हमने कुछ गद्यांश लिया है, जिस गद्यांश को हम सॉल्व करेंगे, आपको लिखना बताएंगे, उसकी व्याख्या करना, संदर्भ करना, सब आपको सिखाया जाएगा। लास्ट में आपके लिए एक होमवर्क है, उसे ज़रूर से ज़रूर खुद से करने का प्रयास करें, ठीक है। कर लेंगे और कल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका PDF भी अपलोड कर देंगे, ताकि आप जो लिखे हो उसको उस PDF से मिलान कर सको। चलिए देखते हैं। पहला गद्यांश है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बहुत बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। चलिए अब देखो, यहाँ तक हो गया चीज। आगे है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अब आपको इतना गद्यांश दे दिया गया आपके पाठ से निकाल करके। अब देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न पूरे गद्यांश और पद्यांश में एक ही रहता है। क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ। देखिए अब संदर्भ कैसे लिखेंगे। चलिए, संदर्भ लिखने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका ये है कि शुरुआत यहाँ से करो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य के पुस्तक क्या नाम? हिंदी गद्य है ना। हमारी पाठ्यपुस्तक या फिर पाठ्यपुस्तिका हिंदी गद्य के। अब चैप्टर का नाम क्या है? हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। पहले किताब का बुक का नाम, फिर चैप्टर का नाम, फिर इतना लिख लिया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तिका हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। फिर 9 लाइन्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से क्या करेंगे, हम संदर्भ लिखेंगे। अब आते हैं व्याख्या पर। हम आप लोग ये मत चिंता करिए कि सिर्फ हम संदर्भ बोल दिए, कहीं लिखा हुआ सर आपने लिखा नहीं। इसके पीछे अगले पेज पर लिखा हुआ है, बस आप यहाँ पर सुनिए, समझने की कोशिश करिए। जो चीज़ आप समझ लेंगे वो चीज़ आपके लिए हमेशा के लिए आसान हो जाएगी। आपको एग्जाम टाइम में भी वो काम करेगा। यदि आप कोई चीज़ रटेंगे तो मैं ये 100% गारंटी देता हूँ, उसमें से 5% तो भूल ही जाएगा, क्योंकि रटी ट्राई विद्या जल्दी ही भूल जाती है। चलिए कुछ समझने की कोशिश करिए। अब है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहाँ से जहाँ तक रेखा है सिर्फ हमें उतने की ही व्याख्या करनी है। चलिए देखिए, अब व्याख्या कहाँ से कहाँ तक करनी है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक करने, यहाँ तक रेखा है, इसके आगे रेखा खींची के शब्द खींची, नहीं खींचेंगे, इतने की व्याख्या। अब व्याख्या का शुरुआत कैसे करेंगे हम? सबसे पहले जो सबसे आसान शुरुआत हो वो ये होता है कि सबसे पहले हम लेखक का नाम, किसने लिखा इसको, किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। तो हम बोलेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, अब क्या कहते हैं? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति कहते हैं कि हम मनुष्य अर्थात जो हमारी भी अवस्था है
अभी हम कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो जो अभी हमारी अवस्था है, इस अवस्था में हमें सही गलत का कोई पहचान नहीं होता। हम बिल्कुल कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान ही होते हैं। उसको जिस रूप का चाहे आप उस रूप का बना सकते हैं। चाहे तो उसके अंदर अच्छाइयाँ डालिए आप, चाहे उसके बुरा बनाइए, चाहे उसे कुछ अच्छा पढ़ना सिखाइए, चाहे कुछ बुरा करना सिखाइए, चाहे खेलना सिखाइए, चाहे जो कुछ सिखाइए। हम लोग अभी उस सीखने की अवस्था में, आप में जो सिखाएंगे हम वही सीखेंगे और आपको उसी का परिणाम देंगे। जैसे अगर आप मुझे अच्छा सिखाएंगे तो हम देवता बन जाएंगे, आप हमें बुरा सिखाएंगे तो हम राक्षस की भांति बन जाएंगे, यानी हमारे अंदर अवगुण आ जाएगी, बुराइयाँ आ जाएंगी, हमें किसी की बात मानेंगे नहीं, किसी की बात समझेंगे नहीं, हमें अपनी ही बात हमेशा अच्छी लगेगी। ये चीज़ें हमारे साथ होने लगेंगी। और साथ ही साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये भी कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना है जो कि हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, अर्थात अपनी बात को ही ऊपर रखें, यानी हमें हर समय उनकी ही बात को मानना पड़े। तो हमें ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना है, क्योंकि जब हम ऐसे लोगों का साथ करेंगे, मान लो कभी आप सही हो, आप कह रहे हो नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ था, पर वो कहेगा हुआ ही नहीं था, और आपको बाद में बात मान लेनी पड़ेगी नहीं ये सब हुआ ही नहीं था, ये लगता मैं सपना देख रहा था। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना है। भैया कहते हैं क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर होती है व्याख्या समाप्त हमारी। ठीक, तो आगे लास्ट का तीसरा प्रश्न है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हो, या फिर जिनकी बात हमें बार बार माननी पड़े, वो हमारी बात को ना सुने। और हमें उनका भी साथ नहीं करना जो हमेशा हमारी बात को ऊपर रखें। ये हमें दोनों का साथ नहीं करना। एक पहला वो जिसकी बात हमें माननी पड़े चाहे जो हो जाए, और दूसरा वो जो हमारी बात को हमेशा ऊपर रखे। नहीं सर, नहीं आप ही सबसे सही हैं। अब आप जो कहें हाँ में हाँ मिलाने वाला भी दोस्त हमें नहीं चाहिए। तो आप अभी से अपने दोस्तों को परखना शुरू कर दीजिए, और कैसे हैं इनकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मदद से परखिए उनको, कहीं वो दोस्त कहलाने के लायक हैं भी या फिर नहीं। चलिए हम इसके देखते हैं। हमने इसको PDF लिख दिया आपके लिखने के लिए, आप इसको बिल्कुल यहाँ से देख करके लिख भी सकते हैं, और हो सके जो हमने बताया उसको याद करके लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, संदर्भ लिख दिया गया है। जो इस पॉइंट को हाईलाइट किए हैं इसको हाईलाइट करना, जो नीले पेन से उसको नीले पेन से रखना, ब्लैक वाले पेन को ब्लैक वाले से रखना। ठीक, आप इस तरह से इसको लिख लीजिएगा। चलिए, और तीसरे देखिए व्याख्या को थोड़ा बड़ा लिखाया गया है, क्योंकि जब हम पुस्तक से बुक के माध्यम से लिखते हैं तो व्याख्या बड़ी होती है, और जब आप अपने मन से कुछ अपने विचारों को डाल के लिखेंगे तो वो व्याख्या बहुत अच्छी आएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ आप इसको याद करिए, इसको रटिए, यही लिखिए। आप जैसे मैंने पढ़ा उसको ध्यान से सुनिए, कुछ अपने दिमाग से भी कुछ एनालाइज करिए कि ऐसा ऐसा था, ऐसे दोस्त बनाए, फिर ऐसा करें, तो उसके बाद जो आप व्याख्या लिखेंगे वो सबसे बेस्ट होगा। आपको 6 में से 6 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि इस तीनों का क्या होता है, 6 नंबर डिसाइड होता है। 2 नंबर संदर्भ का, 2 नंबर व्याख्या का, और 2 नंबर इस प्रश्न के आंसर का। तो आपको अगर अपने मन से लिखोगे व्याख्या, संदर्भ में तो 2 नंबर मिलना ही मिलना है, व्याख्या अगर आप अपने मन से बिल्कुल अच्छे से करोगे, ठीक है, तो आपको 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। और लास्ट के क्वेश्चन अगर आप सही जवाब देते हो तो आपको इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा। यानी आपको अब से गद्यांश से एक भी नंबर कटना नहीं है। चलिए हम आपको और बताते हैं और सिखाते हैं एक और लेकर के। ये है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, एक दवा की तरह है। चलिए पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमें पहले क्या करना है, इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको मालूम वही सेम टू सेम संदर्भ, इसमें कुछ भी नहीं बदलेगा। वही प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इतना ही। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न, रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। अब हम इसे क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। चलिए इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। चलो अब इसकी व्याख्या पहले इस बात समझते हैं। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा है।
आचार्य रामचंद्र, सबसे पहले लाइन स्टार्टिंग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब आप इसको लिखोगे, उनका लेखक का नाम लिखोगे, तो एक जनक लगेगा नहीं आपको ये चीज़ मालूम है, सच में आपको पता है ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो आप लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर कोई मित्र हमारा बहुत ही सगा हो या फिर हमारे विश्वास के लायक हो, जिस पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकें, तो उससे हमें बहुत बड़ी रक्षा मिलती है। अर्थात वो हमें हर एक बुराई से बचाएगा, उसका धर्म भी यही है और वो यही करेगा भी। आपको हर वक्त हमेशा आप किसी भी बुराई से आपको बचा के रखेगा। आपके गलत काम में आपको बताइए आप गलत कर रहे हो, उससे आपको बताएगा ही नहीं, साथ साथ विश्वास पात्र मित्र का यही होता है कर्तव्य, आपको साथ साथ वहाँ से खींच के निकालेगा नहीं, चलिए ये चीज़ गलत है, आपको ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप सही करें तो उसमें आपका साथ भी देगा, नहीं चीज़ सही है, चाहे कोई आपका साथ ना दे भले चलेगा, पर वो आपका साथ जरूर देगा। चलिए अब आगे समझते हैं। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए खजाना मिल गया है। इसमें फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, अगर जिस किसी व्यक्ति को इतना सच्चा दोस्त मिल गया है, सच्चा मित्र मिल गया है और वो विश्वास के भी लायक है, उसे समझना चाहिए कि हमें इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है, जो कि आपके सक्सेस में हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको हमेशा उत्साहित करता रहेगा, नहीं आप ये कार्य कर सकते हो और वाकई में आप वो कार्य कर सकते हो। एक किसी महान पुरुष ने कहा है कि अगर आपके आसपास का जो माहौल है, आपके मित्र जो है, आप जिनसे मिलते हो, अगर वो आपको आपके काम के प्रति उत्साहित करते हैं, हतोत्साहित नहीं करते हैं, अगर आपको हमेशा उत्साहित करें, नहीं तुम कर सकते हो, तुमसे ये होगा और ऐसा ऐसा करोगे तो और अच्छा हो जाएगा, तुम सक्सेस हो सकते हो, तो आप वाकई में कर सकते हो। अगर आपके आसपास निगेटिव लोग हैं, अरे ये क्या कर लेंगे, आज के आए हैं, इतने इतने लोग नहीं कर पाते, ये कर लेंगे, अगर ऐसे करने वाले आपके आसपास हो तो आप उनसे दूरी बना कर रखिए, आप उनसे मत बोलिए, वो आपके पास आए आप उनसे दूर हो जाइए, उनको बोल दीजिए आप उनसे बात ही मत करिए, कि ऐसे लोग आपको कभी भी सफल होने ही नहीं देंगे आपके पूरे जीवन में। आगे देखते हैं, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो विश्वास पात्र मित्र है, जो विश्वास के लायक मित्र है, वो क्या होता है, वो आपके जीवन में एक दवा की तरह होता है। जैसे डॉक्टर आपके जीवन में दवा क्या क्या काम करता है, आपके अंदर से बुराइयों को खत्म करता है, क्या कहता है, आपके अंदर रोग को खत्म करेगा, दोष क्या करेगा, आपके अंदर से क्या खत्म करेगा, बुराई को खत्म करेगा। ठीक, तो आगे देखो, पूरी 1 2 3 लाइन छोड़ के चौथी लाइन पर से रेखा खींची गई। अब इसका अर्थ लिखेंगे कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। जो सच्ची मित्रता होती है उसमें उत्तम से उत्तम यानी अच्छे से अच्छे जो चिकित्सक होते हैं, अच्छा चिकित्सक क्या करता है, आपकी नाड़ी पकड़ेगा, ऐसे टेस्ट करेगा, 1-2 मिनट से सोचेगा, आपकी सोचेगा नाड़ी थोड़ा स्लो चल रही है, इसका मतलब है आपको ये बुखार हुआ है, ये डिजीज हुआ है, ये रोग हुआ है, इसमें ये दवा खाओ काम करेगा, वो होता है उत्तम वैद्य। उसी तरह से मित्र भी हमारे जीवन में उत्तम वैद्य की तरह होता है, वो हमें देख कर के बता देता है तुम किस वजह से परेशान हो, किस कारण चिंतित हो, वो तुरंत देख के बता देगा। वैसी निपुणता एक मित्र के अंदर होनी चाहिए, वो देख के बता दे, हमारी परेशानी को देख के समझ जाए। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता हो, खूब अच्छे हमारे मित्र के अंदर जैसे हमारी माँ के अंदर धैर्य होता है, वो किसी भी काम के प्रति धैर्य रखती है, नहीं हमारा बेटा ऐसा कर लेगा या फिर हम ऐसा कर लेंगे। और कोमलता, बच्चा एक माँ के लिए उसका बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसे थोड़ी चोट लग जाए तो माँ को दर्द हो जाता है। तो ऐसा मित्र के भी अंदर होना चाहिए कि अगर आपको चोट लगे तो उसे दर्द का एहसास हो, नहीं मुझे दर्द हो रहा है, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, आपको ऐसे ही मित्र बनाना है, ऐसे ही मित्र बनाने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं हमें हमेशा ऐसे ही मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी ऐसा मित्र मत बनाओ जो पीठ पीछे छुरी चलाए, अर्थात छुरी चलाना किसे कहते हैं, कोई पीठ पीछे आपको छुरी नहीं मार देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सामने सामने बखान करे, आप पीठ पीछे किसी दूसरे से जाके कहे अरे यार ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, ये खुद ही अच्छे नहीं हैं, सबको ज्ञान देते हैं, तो ऐसे मित्र को अपने पास से दूर रखो। क्योंकि अगर ऐसे मित्र आपके पास रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े दलदल में छिड़ जाओगे, जहाँ से आप कभी नहीं निकल पाओगे, इसे कहते हैं डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका जो आगे प्रश्न है उसके आंसर देखते हैं। देखिए यह क्या हो गया, संदर्भ हो गया,
ये उच्च प्रसंग, आपको प्रसंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, पर आप लिख सकते हैं पूरे पाठ का एक ही प्रसंग होता है, जैसे कि इसमें लिखा है। इसमें लेखक ने बताया है कि मित्र कैसा होना चाहिए, क्या मित्र कैसा हो, उसका कैसे व्यवहार हो, और मित्र हमें कैसे बनाने चाहिए, बस इसी के बारे में पूरी चैप्टर में बात की गई। वही है प्रसंग, यानी मेन लाइन क्या है, पाठ का दूसरा नाम क्या हो सकता है, ऐसा करके। ठीक, व्याख्या ये आपको लिख दी गई है, आप इसे लिख सकते हो अपने नोट्स में। बाकी जैसे हमने व्याख्या बताई आप ऐसे लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। आगे आगे एक प्रश्न था कि व्यक्ति को प्रश्न क्या था, तो का वाला हो गए, आप खवाल देखिए। हमें अपने मित्र से क्या आशा करनी चाहिए, हमें अपने मित्र से क्या आशा करनी चाहिए, वही इसमें बताया गया है कि हमें अपने मित्र से आशा क्या करनी चाहिए। हमें अपने मित्र से आशा करनी चाहिए, फिर उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उत्तम कार्यों की ओर हमें प्रवृत्त करें, अर्थात हमें उत्तम कार्य को धक्का देंगे, हमें उत्तम कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, मन में अच्छे विचार उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, मन में अच्छे अच्छे विचार लाएंगे, बुराई और गलतियों से हमें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे। भाई सत्य बोलो और सबसे प्रेम से व्यवहार करो और मर्यादा में रहो और खुद को पवित्र बनाए रखो, अर्थात कोई गलत काम नहीं करो। सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, हमें हमेशा सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, और निरुत्साहित होने पर निरुत्साहित मतलब जब आप निराश हो जाओगे, अरे अब हमसे ये कार्य होगा ही नहीं, अब हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो मित्र ऐसा हो आपके साथ तो आपको उत्साहित करे, नहीं तुम ऐसा कर सकते हो और आपसे ऐसा होगा, तुम क्यों नहीं 100 में से 95% ला सकते, तुम ला सकते हो, ऐसा कहने वाला पास एक मित्र हो, किंतु वो सिर्फ कहने वाला ना हो, आपका साथ भी दे उसमें, नहीं आप ऐसा कर सकते हो, आपके साथ साथ खड़ा रहे, वो आपका साथ दे। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। आपने एक चीज़ नहीं ध्यान दिया, अब इसमें क्या है, इसमें एक प्रश्न और है, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बताए हैं। ठीक, तो आपको इस प्रश्न का आंसर जो है खुद से करना होगा, इसी गद्यांश में उसका जो आंसर दिया गया है। ठीक, देखते हैं कौन कौन से बच्चे कर लेंगे। जो बच्चे इसको कर लेंगे वो कमेंट में आ कर के कमेंट करेंगे कि यस, क्या करेंगे, YES टाइप करेंगे, YES, जिससे हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया था, आपने इसको किया है सॉल्व। ठीक, चलिए अब अगला है, एक गद्यांश ये है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नहीं नाश करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये पूरा गद्यांश है, यहाँ तक वहाँ तक रेखा खींची गई है। अब पहला प्रश्न वही, गद्यांश का संदर्भ लिखिए, आपको ये मालूम ही होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और दूसरा प्रश्न क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, ये दो प्रश्न फिक्स होते हैं, आना ही आना है, ये तो फिक्स है ही बिल्कुल। पहला संदर्भ, दूसरा व्याख्या चलो हम करने का प्रयास करते हैं और आपको बताते हैं वो व्याख्या करनी कैसे। हमने दो गद्यांश परिभाषा बताई, आपको बिल्कुल यही करना है कि आपको उस गद्यांश को खींच तान के खूब बड़ा करना है, उसमें कुछ शब्द के अर्थ को निकालना है और उसे अपने जीवन में लाना है। मित्रता पाठ उसे अपने जीवन में रिलेट करो कि हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम इसको कैसे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, बस वही करना है आपको। चलिए देखते हैं। कुसंग अर्थात कुसंगति, बुरी संगति अर्थात बुरे मित्र, जिससे हमारी बुरी संगति हो जाए। जो लोग गलत काम करते हो, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हो, गांजा पीते हो, ये सब गलत लोग हैं। जो गलत काम करते हो, घर से पैसा चोरी करते हो, ये सब जो ऐसे गलत काम हो, किसी दूसरे का पैसा चोरी कर ले, ये सब गलत काम। हमें ऐसे कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, अर्थात कुसंगत, जो ऐसे लोग बुरी संगत का जो मतलब बुखार, जैसे हमारे अंदर बुखार चढ़ता है, बहुत शरीर के लिए बहुत भयानक होता है ना, बुखार चढ़ेगा तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरह से कुसंगत का भी बुखार है, अर्थात बुरी संगति का भी जो असर सबसे भयानक है। अगर आपने अपने आसपास, आपके आसपास नहीं तो कई जगह पर ऐसे लोग होते हैं, अभी हम अपनी कहानी क्या होता है, हमने ऐसे लोगों की कहानी सुनी है जो पहले बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे बच्चे थे, अच्छे तरह पढ़ते थे, वो 10 में गए, 11 में गए, 12 में गए, जाते थे तो उनकी संगत बुरी हो गई और वो अपने पतन की ओर चले गए। ऐसे ऐसे बुरे काम करने के लिए जेल तक जाना पड़ गया। ठीक है, तो आप लोग हमेशा कोशिश करिए कभी भी बुरे लोग का साथ ना करिए। तो सुनिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति का जो ज्वर है बहुत भयानक होता है। अगर एक बार हमें लग गया, हम इससे अपने आप को पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं।
यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता, यह केवल हमारी बुद्धि और हमारे तेज हमारे मन को ही नष्ट नहीं करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। हमारा जो सत्वित यानी हमारे जो सच्चे विचार है उनका ही नहीं करता, बल्कि हमारे जो बुद्धि जो हमारे पास बुद्धि है कि नहीं ये गलत है ये सही है, उसका भी नष्ट कर देता है। हमें किसी बात से मतलब ही नहीं है हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर हमारी मतलब बुरे लोगों से दोस्ती है, मित्रता है, तो हम हमेशा उसी दलदल में चले जाएंगे, हम कभी उस दलदल से बच नहीं सकते हैं। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। इसमें रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, अगर कोई युवा व्यक्ति, जैसे कि अभी समझो कि हम एक युवा व्यक्ति हो गए, ठीक है, हम युवा अवस्था में आ चुके हैं, ठीक से आप समझो। उसके बाद आप ये सोचो कि अब हमारी जो संगति है वो बुरी हो गई है, ठीक है, अब हम बुरे लोग के साथ रहने लगे हैं। तो बुरी संगति, अभी आप देखो कितने लोगों का गांव में इसका घर होगा, गांव में अब भी बहुत कम होगा, चक्की बची होगी, जो हाथ से महिलाएं पहले से करके चक्की चलाती थी। गेहूं दाल दरने की अलग चक्की थी, गेहूं पीसने की अलग चक्की थी। वो जो चक्की है वो देखो कितनी भारी होती है, उसे चलाना बहुत दम लगता है। पर अगर आपको रोटी खानी है तो आपको पास पूरा गेहूँ को पीसना पड़ेगा, चाहे जो करके, क्योंकि आपको खाना ही खाना है। इसी तरह जब चक्की अगर पैर में बच जाएगी, अगर बुरी संगत के चक्की जो पैर में बच गई है वो कभी छूट नहीं पाएगी, आपको लेकर ऐसे लेकर आपको चलना पड़ेगा। और अब चक्की तो बहुत भारी होती है, आप उसे लेकर चलेंगे तो आप कुछ देर बाद थक जाएंगे, आप चल ही नहीं पाएंगे, फिर आपका वहीं पतन होना शुरू हो जाएगा। जब आप बुराई आपको आगे पैरों को जकड़ लेगी एक बार ना, आप कभी भी अच्छाई की ओर बढ़ ही नहीं पाए, आप हमेशा बुराई के गड्ढे में जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा आप नष्ट हो जाएंगे, कभी भी अच्छाई नहीं कर पाएंगे। कितना ही बुरा व्यक्ति हो वो कभी भी अच्छाई, जब कभी वो अपना मन बदलता भी है, वो खुद को परिवर्तित कर सकता है, पर कुछ लोग दिखावे के लिए परिवर्तित होते हैं। अरे बाहर से अरे हम अच्छा काम कर, अंदर से उनकी बुराई भरी रहती है। तो हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना है। ये हो गया इसकी पूरी व्याख्या। अब देखते हैं जो इसके बाकी तीसरा चौथा पाँचवा छठवां प्रश्न है, उसका भी आंसर देखते हैं। पहले रिया का संदर्भ लिख लीजिए, रिया की व्याख्या लिख लीजिए। उसके बाद देखो कुसंग का मानव के जीवन में क्या प्रभाव होता है। कुसंग मानव के जीवन को पतन की ओर ले जाता है और इससे उसके विचार आचार और बुद्धि दूषित होती है तथा उसका नैतिक विकास रुक जाता है। यानी जो उसका ये मस्तिष्क का विकास है, नैतिक अर्थात नैतिक का मतलब होता है सद्विचार, यानी कि अच्छाई और बुराई की परख, वो सब चीज़ें हमारे अंदर से आ जाएंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अगला है कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। कुसंग व्यक्ति को बुराइयों और अवनत की ओर ले जाती है, जबकि अच्छी संगत उसे अच्छे गुणों सद्विचार और उन्नत की ओर ले जाती है। चलिए देखिए अगला, कुसंग का जोड़ सबसे भयानक क्यों होता है। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक इसलिए होता है क्योंकि यह मनुष्य की नीति सद्वृत्ति और बुद्धि तीनों को नष्ट कर देता है और उसे निरंतर पतन की ओर धकेलता है। अर्थात आपकी जो बुद्धि है नष्ट हो जाएगी, आपको सीधा पतन की ओर, जैसे आंधी आती है, आंधी अगर इस ओर चले तो आप इस ओर ऐसे 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 करके उड़ते हुए चले जाओगे ना, आप खुद को रोक ही नहीं सकते। उसी तरह से बुराई है, बुराई अगर आप बुराई के पास पैर रख दिए तो आपको घसीट के खींच लेगी उसी में, और आपको समझ नहीं आया कि हम बुराई में जा रहे हैं, आपको तब अच्छा लगेगा वो चीज़ें। हमेशा एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, बुरी चीज़ें हमें बहुत जल्दी समझ में आती हैं और बुरी चीज़ें हमें बहुत अच्छी भी लगती हैं, पर जो सच्ची चीज़ होती है, जो अच्छी चीज़ होती है, वो चीज़ हमें बहुत देर में समझ में भी आती है और उसमें हम जाना भी नहीं चाहते हैं। यही चीज़ है कि मनुष्य को अपनी सफलता की ओर जाने के लिए हमेशा अच्छाई का साथ लेना पड़ता है। सुदृढ़ बाह, ये जो सुदृढ़ बाह का क्या अर्थ है। सुदृढ़ बाह का अर्थ है एक मजबूत सहारा। बाह मतलब होता है ये बाह, जैसे मान लो किसी को गले लगाओ तो बाहों कहते ना, अपनी बाहों में भर लो हमें, गाना सुने होगे ना, बाहों में भर लो हमें, बाहों में सुकून मिलता है, वही बाह मतलब किसी को गले लगा लो, तो वही है। तो मजबूत सहारा देने वाली शक्ति या सहायता जो व्यक्ति को आगे बढ़ने और उन्नति करने के लिए सहारा देती या फिर सहयोग देती है। आप लोग सुने क्या देखे होंगे कि जब कभी किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, जो उसका खास होता है वो रोता है, तो लोग क्या उसे सहारा देते, उसे कंधा अपने बाहों में ले लेते हैं, उसे अपना सर
उसका सिर अपने कंधे पर रखते हैं, उसे सहारा देते हैं कि ऐसा आपके साथ हो गया, चलो ठीक है, पर अब हम आपके साथ हैं, आपके लिए जीवन में और कठिनाई आने नहीं देंगे हम। चलिए अगला देखते हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है जो कि आप लोग करने का ज़रूर प्रयास करिएगा। हम इसका जो है गद्यांश जो है आपके डिस्क्रिप्शन में हम इसको कंप्लीट करके अपलोड कर देंगे PDF। आप लोग पहले खुद से करिए क्योंकि इसकी PDF कल अपलोड होगी, तो आप इसको करके मिलान करिएगा हमने कितना सही किया है। गद्यांश है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश होता है। इसमें बस वही आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य की जो बुद्धि है, जो हमारी अभी बुद्धि है, जो अभी आपकी बुद्धि है, इसमें क्या है कि आपके अंदर अगर किसी ने बुरी बात डाली तो आपकी जो सद्बुद्धि है, जो आपके सच्चे विचार है, अच्छे विचार, वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे और वही बुराई के विचार पूरा के भर जाएगा। तो आपको इसके गद्यांश की व्याख्या करनी है, संदर्भ लिखना है, और एक प्रश्न है बुराई की प्रकृति कैसे होती, इसको आपको खुद से करना है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी गद्यांश को लिखना खुद से समझ सकें। धन्यवाद।